तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स और मेरा विषय तो आप लोग जानते ही हैं, इंग्लिश है। तो ये फर्स्ट पेपर है और ये सेकंड पेपर है, तो इन दोनों पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं ये वाला पेपर यानी पेपर 1 को सॉल्व करूंगा, जहां सेम पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा अलग है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और अगले दिन पेपर 2 को लेके आने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेपर 1 से और एक एक करके 50 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मैचिंग, जहां पे आप देख रहे हैं एक तरफ है क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड लॉन्गिट्यूडनल मेथड। तो यहाँ से आपको मैच करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये नेट से थोड़ा सा अलग इसी तरह की यहाँ पे आपको मैचिंग अलग से दिया जाता है, ट्रू फॉल्स मिलता है। हालांकि मैचिंग तो उधर भी है, मगर यहाँ पे एक डिवीजन किया हुआ है कि इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो मैचिंग के होंगे, इतने सारे ट्रू फॉल्स के होंगे। असर्शन रीजन वो भी रहेगा और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो ए है उसका 2 होगा, मतलब जो ए है उसके साथ 2 मैच करने वाला है। यहाँ पे ए, हाँ। उसके बाद जो बी है उसका 4 है, यानी बी है उसका 4 है, और सी का 1 और इधर बचा हुआ है डी। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। तो आगे आते हैं, एक मैथ का क्वेश्चन है। अ मैन travels from a station A to a station B at a speed of 45 km per hour and comes back from B and A at a speed of 36 km per hour. What is his average speed? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के जवाब को सिर्फ दूंगा, सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ। इसका सही जवाब है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे आते हैं, एक और रिसर्च अप्रोच के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो रिसर्च का क्वेश्चन क्या है? अ रिसर्च अप्रोच इन विच एन इन्वेस्टिगेशन क्रिएट्स एन एनवायरमेंट सिमिलर टू वन ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू स्टडी रियलिस्टिक बिहेवियर पैटर्न्स इज नोन एज। तो इसका सही जवाब है कोरिलेशनल रिसर्च। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 और 5 के लिए है। यहाँ पे आपको जैसे कि हम लोग नेट में जब सवाल सॉल्व करते हैं, हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं फ्रॉम द पैराग्राफ सेक्शन। तो यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे केवल आपका 2 ही क्वेश्चन है। आप इस जगह पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं है, मैं पेज टर्न करता हूँ। तो पहले पॉज कीजिए और उसका एक रीडिंग कर लीजिए। अब ये है नेक्स्ट पेज, ये कंटिन्यू है पैराग्राफ। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ है, सर क्वेश्चन मार्क में यहाँ खत्म हो रहा है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। बहुत ही आसान पैराग्राफ था। तो इसका आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन का आंसर है हियर द वर्ड सुपरनैचुरल मीन्स। जैसे यहाँ कहा गया है समथिंग ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल, यहाँ पे सुपरनैचुरल का मतलब क्या है? तो ये पैरानॉर्मल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। 5वें क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज नथिंग न्यू दिस वॉज टोल्ड बाय। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये था भाई द राइटर। ठीक है, तो इस तरह ये पैराग्राफ बहुत ही आसान सा पैराग्राफ था, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने सबने। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स रिप्रेजेंट, इसका मतलब क्या है? सीधी सीधी बात है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का। तो इसका सही जवाब, मैं तो गलत करके आया था, मैं फॉरेस्ट कवर किया था, मगर सही इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर टू मीट द रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट। अगले 7th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी पॉज करके पढ़ लीजिए और यहाँ पे सब के सब ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, और यहाँ का क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन अर्निंग्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज ओवर अ वीक ड्यूरेशन। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस ग्राफ को स्टडी कीजिए अच्छे से और फिर इसका जवाब दीजिए, और इसका जो
सही जवाब रहेगा वो आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन सा मुझे दिख रहा है। हालांकि मुझे जो लग रहा है इसका आंसर ए होना चाहिए, मगर कुछ जगह पे मैंने बातचीत की तो पता चला कि ए नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पॉजिटिविज्म रिकॉग्नाइज दैट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी is an ideal, not an absolute reality, and that knowledge is conjectural and never final, while post positivism believes in a single objective reality that can be perfectly understood। तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जवाब बहुत ही आसान है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज रिलेटेड टू द क्वालिटेटिव डेटा। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा के बारे में बोला गया है कि इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है क्वालिटेटिव डेटा को। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है ऑर्डिनल डेटा एंड नॉमिनल डेटा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। MISHTI ये एसोसिएट किससे है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ये है रिफॉरेस्टेशन ऑफ मैनग्रोव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे, तो अच्छे से कीजिएगा मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे पूछा गया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, को रिलेशनल रिसर्च, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसका आपको सही जवाब क्या है। इसका देखिए जो फर्स्ट है यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये 3 है। उसके बाद आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, मैं बस आंसर दे दे रहा हूँ। नहीं, ये गलत है, मैंने गलत डाल दिया, ये 2 होना है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है फाइनल आंसर टू क्वेश्चन थ्रू एनालाइजिंग ऑफ नॉन मैनिपुलेटिंग वेरिएबल रिलेशनशिप। तो ये क्वेश्चन का आंसर है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का 2 है। आगे बढ़ते हैं, 2 का क्या है, को रिलेशनल का है 1। ठीक है, को रिलेशनल का है 1। अब आगे बढ़ते हैं, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4। और बचा तो भाई एक ही है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, जहाँ पे स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द वेरिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडिंग वेरिएबल ऑन randomly assigned treatment groups and arrives at the precise result। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी दिए हुए थे, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और मैचिंग में आते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारा मैचिंग और आपको ट्रू फॉल्स मिलने वाला है। यहाँ मैचिंग क्या है, इंटरपर्सनल क्या होता है वो देखना है। इंटरपर्सनल भैया होता है जो, ये तो सैटेलाइट नहीं हो सकता है, ये होगा आपका मेडिटेशन। ठीक है, ये मेडिटेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सी के साथ 3 कहाँ है, ए के साथ 3 कहाँ है। तो ए के साथ 3 ये रहा, तो और तो है नहीं, तो यही आंसर एक्चुअली हो गया है। फिर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो ये रहा 4, यानी बी के साथ 4, ग्रुप कम्युनिकेशन होगा बोर्ड मीटिंग। 1 होगा सी के साथ, ये होगा फेस टू फेस। और मैसिव तो लास्ट क्या बच रहा है 2, मैसिव होगा सैटेलाइट टेलीविजन। तो ये इसका जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अ रिसर्चर ड्राइव्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इनटू पोस्ट graduates, graduates and students passing 10+2 examinations using a random number table to make a section representative of each group. This process is statistically known as। तो इस प्रोसेस को statistically क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी,
तो इसका जवाब है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एज इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका जवाब है अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन इसका जवाब है। अब आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी बहुत सारा मिलेगा आपको, 16 नंबर में दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? एथिकल वायलेशंस अकर व्हेन रिसर्चर्स एंगेज इन plagiarism and falsifying data. Statement 2, plagiarism means using someone's work with giving proper credit. तो इसका जवाब क्या है? इसका है कि पहला वाला जो है वो ट्रू है, बात तो सही है, मगर जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, फाइंड आउट द ऑड वन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो कौन सा यहाँ ऑड वन आपको दिख रहा है? तो ये है MS Excel। ठीक है, MS Excel यहाँ पे ऑड वन आउट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर से मैचिंग करना होगा। तो इसका क्या है? न्यूमेरिकल डेटा, ये ठीक से कैमरा में आने दीजिए, हाँ आ गया। न्यूमेरिकल डेटा वो क्या है? वो है एक क्वांटिटेटिव रिसर्च। न्यूमेरिकल डेटा मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। डेटा इन इमेज कॉमा टेक्स्ट, इसका क्या होगा? इसका होगा क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। तो इसका हो जाएगा 1 और बचा एक ही है जो फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी होता है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी होता है बेसिक रिसर्च। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। मैच द फॉलोइंग, दोबारा मैच द फॉलोइंग में आते हैं। तो यहाँ पे तो भाई मेरे को तो एक ही आंसर से इसका पूरा आंसर मिल गया था। मैंने बस बिटकॉइन के साथ क्रिप्टो करेंसी मैच किया, यानी बी को मुझे ढूंढना था 4 से, मगर मैंने देखा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता भाई, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह पे सेम आंसर था। फिर भी मेरा आंसर सही गया। मेरे को दूसरा ये भी पता था कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो सी है गो, उसका मेरे को पता था, बाकी मेरे को नहीं पता था। इसीलिए मैंने 2 चीज़ काटा और मैंने लक के ऊपर छोड़ के ये मैं आ गया था। फिर भी मेरा सी नंबर सही गया। तो इसमें जो है ए जो है वो है 1, ठीक है, और बी तो सबको पता है क्रिप्टो है, ए 1, बी है क्रिप्टो, 2 है आपका सी, ये रहा, और बचा है निम्फी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। यहाँ क्या है? द चैनल ऑफ स्वयं प्रभा के बारे में पूछा गया। वो आर लिंक्ड बाई, वो किसके द्वारा लिंक्ड होता है? वो लिंक्ड होता है BISAG-N, तो इसके साथ लिंक्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज अ प्लेजरिज्म चेकर। तो किस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम प्लेजरिज्म को चेक करते हैं? वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है? अबाउट डिजी लॉकर के बारे में पूछा गया था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डिजी लॉकर के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही है। ए और सी सही कहा गया था, जो बी है वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे। हाँ, मगर ये बता दूं कि क्या है, कौन सा यहाँ पे सही है। डिजी लॉकर एक सिस्टम है जो ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, और दूसरा है इट अलाउस यूजर टू एक्सेस देयर ई डॉक्यूमेंट्स एट वेरियस लोकेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 में क्या पूछा गया है, देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे सब सही है सिवाय ऑप्शन नंबर डी के। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे।
ठीक है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ISA वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड जर्मनी गलत है भाई, ये फ्रांस होना चाहिए। ठीक है, बाकी जितना भी स्टेटमेंट देख रहे हैं कि हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव में है, इसका जो फाउंडेशन वो 2015 में हुआ था, और ये उन देशों के साथ संधि बना रहा है जहाँ पे रिच सन मतलब सन जो है वो अच्छा धूप देता है, ऐसे कंट्रीज में इसका जो प्रमोशन है वो ज़्यादा किया गया था। फिर आते हैं एक और मैचिंग। ठीक है भाई, बहुत मैचिंग दिया है वहाँ पे, तो इसका सही मैचिंग मैं डायरेक्ट करते रहता हूँ। रिसर्च, प्योर रिसर्च या फिर जो फाउंडेशनल रिसर्च, वो क्या होता है, वो भाई ऑप्शन नंबर 3 है। अगर ऑप्शन नंबर 3 है तो हमको ना सारा आंसर मिल जा रहा है। कैसे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 1 का 3 देखिए और कहीं नहीं है, 1 का 3 एक ही स्पॉट में, यानी कि ये ही सही अगर हमको पता चल गया तो चलो काम बन गया। क्योंकि यहाँ क्या है, प्योर रिसर्च का मतलब होता है कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी एंड गैदरिंग नॉलेज। ठीक है, तो हो गया, हमारा काम बन गया। तो बाकी जो है इसके साथ हम मैच कर देंगे। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो मैच करेगा 4 के साथ, उसके बाद जो 3 है वो 2 के साथ, और बचा हुआ 1 के साथ। ठीक है, कंसेप्चुअल रिसर्च। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये बहुत ही आसान था, ये मैंने अलग से यहाँ पे रफ में काम कर लिया था ताकि मैं इसको सही से बिठा पाऊँ। इसमें अरेंज करने बोला था कि कौन क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो ऑप्शंस है वो सही मैं बता दूं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, 3, नंबर 3 कम्युनिकेटर, तो ये नंबर 1 में आना है। ठीक है, उसके बाद है 1 मैसेज, वो नंबर 2 में जाएगा। उसके बाद मीडियम 3 में आने वाला है, तीसरा नंबर चीज़ है। उसके बाद है रिसीवर, चौथा नंबर, और 5वां है उसका इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये सही जवाब बनता है। तो कम्युनिकेटर का होना सबसे पहले ज़रूरी है, फिर है मैसेज का होना ज़रूरी है, फिर मीडियम का, फिर जो रिसीवर है वो होना, और फिर रिसीवर से हमें मिलने वाला फीडबैक, उसको हम इफेक्ट कह रहे हैं यहाँ पे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में असर्शन और रीजन है, नॉइस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर सेंडर एंड रिसीवर टू कम्युनिकेट इफेक्ट। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या सही लग रहा है। अब रीजन पे आते हैं। नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑडिबल डिस्ट्रैक्शंस दैट हिंडर द मैसेजेस रिसेप्शन। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर जो है वो ट्रू है, और सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब एक फिर से मैथ में आ गए हैं। A man repays a loan of rupees 3,250 by paying rupees 20 in the first month, and then increases the payment is rupees 15 every month. How long will take him to clear the loan? तो कितना समय लग जाएगा इस लोन को क्लियर करने में? तो इसका सही जवाब है 20 महीने लगेंगे, 20 महीने। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर एक मैथ का क्वेश्चन है। A consumer wants to buy 50 units of paints. Last year, the price for a unit of paint was rupees 200. This year, the price has increased by 10%. The customer has a 10% discount coupon. The final amount paid by consumer is option number B is the right answer. Rupees 9,900. क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। पॉइंट आउट रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रिसर्च ऑफन टेक प्लेस इन नेचुरल सेटिंग। ये नहीं होगा। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है, तो क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव में कभी भी नेचुरल सेटिंग की जरूरत नहीं है। ये तो भाई एम्पिरिकल रिसर्च में हम लोग पढ़ते हैं कि वह नेचुरल सेटिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, और इसका क्वेश्चन है, इन द रिसर्च प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रोसीड विद द रिसर्च। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? डेटा कलेक्शन, डिजाइन ऑफ द स्टडी, या फिर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, या फिर डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही जवाब बिल्कुल आसान है,
प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन सबसे पहले होना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक और मैचिंग में आते हैं। तो यहाँ बहुत ही आसान था ये सवाल। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आकर थ्रू स्पोकन वर्ड, उसी को वर्बल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि नॉन वर्बल क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 है। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पे विजुअल क्या है? विजुअल भाई 3 है, जहाँ पे हम ग्राफिकल सिम्बॉल्स एंड टोपोग्राफी तरह के चीज़ों को देखते हैं, इमेजेस को देखते हैं, वो होता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। यहाँ पूछा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में रशिया में कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था उनके कंट्री का। तो इसका पता नहीं ये सवाल क्यों पूछा गया, फिर भी इसका जवाब मैं सही करके आया था। न्यूज़ सुन लेता हूँ कभी कभार, तो अच्छा ही हो मेरे लिए। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ये उनको पहनाया गया, मतलब ये अवार्ड उनको दिया गया था। और आपको नेक्स्ट देख लेना होगा कि नितिन याहू ने भी उनको क्या पहनाया था, जिसके बाद युद्ध चालू हो गया। ठीक है, तो छोड़िए मजाक, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इन रिसर्च? किसे एक्सेप्टेबल नहीं, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मैं हालांकि गलत करके आया था, किसी को बताना मत। ठीक है, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, तो ये सही जवाब है। मैं हालांकि कुछ और करके आ गया था। चलो भाई कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, एकदम इजी सवाल, एकदम क्या बताएं, वीपीएन क्या है? तो वीपीएन क्या है आप लोगों को पता ही होगा, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो सबको पता होगा। और इसका काम क्या है? ये है हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है टू एन इंटरनल कनेक्शन फ्रॉम एन एक्सटर्नल लोकेशन। आप यहाँ बैठ के आप सिंगापुर में दिखा सकते हैं कि आपका आईपी उधर से चल रहा है। तो ये एक तरह का डुप्लीसिटी है हालांकि, मगर यही वीपीएन है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी इन इज मेजर्ड इन। तो ये बहुत ही आसान सवाल, एक और बहुत ही बच्चों वाला सवाल हमारे लिए शायद। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये है आपके स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में यहाँ बात हो रहा है। ठीक है, ये तो स्पीड होता है, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बाकी क्या होता है मेरे को ठीक से पता नहीं। तो मेरे को बस यही अंदाजा लगा कि भाई ये स्टोरेज है। और यहाँ पे तो भाई आपका मेरे कंप्यूटर में टीवी मैंने कुछ ही दिन पहले लगाया, एक हार्ड डिस्क लगाया था। तो उससे मेरे को याद आ गया भाई टीवी तो इसी में, और केबीजीबी के बारे में हम मोबाइल में भी पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं जब मोबाइल खरीदते भी है। तो HTML इज यूज टू क्रिएट। HTML क्या है नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिए कि HTML यूज टू क्रिएट वेब पेज या फिर वेब सर्वर। इन दोनों में मेरा भी खुद का अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, मेरे को पता नहीं इसका सही जवाब क्या होगा। ये कोई मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं है, मैं हालांकि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम करके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग सही जवाब बताइए, ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। कि मैंने देखा कि मेरे को लग रहा है कि ये वेब पेज होगा, और कहीं कहीं पे ये लग रहा है कि वेब सर्वर भी हो सकता है। मतलब चांसेस 70% यही होने का है। फिर भी मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इसका सही जवाब क्या है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। Probability sampling is a research technique which use random selection process. Which one of the following is a probability sampling? तो यहाँ पे पूछा गया कि probability sampling कौन सा है। तो इसका सही जवाब है cluster sampling। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 तो यहाँ पे नहीं है, हालांकि यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है। ये आपका DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन करके आपको यहाँ से सवाल के जवाब देने होंगे। तो इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन को भी देखिए कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करना चाहता हूँ। नहीं, आप लोग पॉज कीजिए, मैं क्यों करूँ। तो आप लोग पॉज कीजिए और इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस डेटा को आप लोग सॉल्व अगर करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इस डेटा को देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। और चलिए इसका जवाब मैं एक एक करके दे देता हूँ। मैंने मेरे यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मेरे 3 क्वेश्चन सही गए, एक मेरा गलत गया है। तो पहला 3 क्वेश्चन मैंने सही किया था।
तो क्या क्या है जो फर्स्ट का है उसमें एवरेज पूछा गया तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। हाँ बी है या सी है, मैं थोड़ा कंफ्यूज, आप देख लीजिएगा एक बार। और ये है त्रिपुरा होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 40 का होगा मणिपुर मिजोरम। ठीक है, और जो लास्ट है उसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, त्रिपुरा, असम एंड मिजोरम 41 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ आपको पता है कि कैसे करना पड़ता है। यहाँ पे बोला गया है ऑल वॉर्म्स आर मॉस्क्यूटोज, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है ऑल मॉस्क्यूटोज आर बर्ड्स। तो आप लोग ये जानते हैं कि इसे किस तरह से किया जाता है। तो ऑल मॉस्क्यूटोज आर वॉर्म होगा, या फिर ऑल वॉर्म्स आर बर्ड, या ऑल बर्ड्स आर वॉर्म्स, सम बर्ड्स आर मॉस्क्यूटोज। तो इसका सही जवाब है ओनली 2 and 4, यानी 2 and 4, ऑल वॉर्म्स आर बर्ड, और दूसरी तरफ है सम बर्ड्स आर मॉस्क्यूटोज। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक आपको ज्योमेट्रिकल फिगर, एक नहीं बहुत सारे, ढेर सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है जवाब, बाय इंटरप्रेटिंग द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड आउट द नंबर ऑफ अर्बन करप्ट पॉलिटिशियंस। तो अर्बन यानी शहरी करप्ट पॉलिटिशियंस कितने हैं उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, जो अर्बन है और करप्ट है। तो इसका सही जवाब है 9, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड ऑड वन आउट। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा अच्छे से रखूं, और इसका जवाब है, क्यों ये ऑड है ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बस जवाब दे रहा हूं। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आप लोग ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ गए हैं आखिरी पेज में। ठीक है, आखिरी पेज में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 50 तक यहीं पे है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग मोक भी कहते हैं, क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो है स्वयं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म मिलता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स द्वारा तैयार किया गया था, भारत सरकार। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको मिल रहा है यहाँ पे एक और क्वेश्चन, जहाँ पे आपको वही चीज करना पड़ेगा। ऑल एनिमल आर हार्बिवोरस, सम एनिमल आर नॉट हार्बिवोरस, एनिमल्स आर नॉट हार्बिवोरस, सम एनिमल्स आर हार्बिवोरस। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 4। some animals are not herbivorous, और है some animals are herbivorous। ये भाई देखिए बहुत ही आसान सवाल दिया था, बहुत ही आसान सवाल, इतना इजी सवाल के क्या बताऊं। चलिए आप लोग खुद ही कर लीजिए, फिर भी आंसर तो यहाँ दिया ही हुआ है, 41 है इसका सही आंसर। तो यहाँ पे ये 41 बैठने वाला है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो ये शायद 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, या 1 मिनट भी ना लगे। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन यहाँ पे आपको करना है, रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम लिया था मेरा, मगर सही आंसर देख के आया। A and B are brothers, C and D are sisters, the son of A is brother of D, B is related to C as। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंकल। ठीक है, फिर देखिए एक और बहुत ही आसान सा सवाल, यहाँ पे आपको कोडिंग का एक सवाल दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ABSTAIN, इसको लिखा गया है CDUVCKP। तो हाउ विल यू राइट ब्रेन BRAIN? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, DTCKP। ठीक है, अगला सवाल, ये भी बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी सवाल है, of the following which type of chart will be applicable to show trends or changes over time? तो इसका ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं कि इसका सही जवाब है हालांकि लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट इसका सही जवाब है। तो इसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन में हालांकि डाउट है अभी भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
और मैं खुद जाके वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आया हूँ। सिक्किम गया था मैं इस नॉर्थ ईस्ट के एग्ज़ाम को देने के लिए। इस एग्ज़ाम के बारे में मैं अगर कुछ बताऊँ तो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो लोग सुनना चाहते हैं वो लोग सुन लें। ये मैं 2026 में दे के आया, रिसेंट 15 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ था। 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम ये आप लोग चाहे तो इस एग्ज़ाम को किसी भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में दे सकते हैं। तो मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो मेरे लिए करीबी यहाँ पे सिक्किम था और मैंने चूज़ भी कर लिया था सिक्किम का कौन सा कॉलेज। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आप कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली द डिस्ट्रिक्ट और एनीथिंग एल्स। स्टेट तो चूज़ कर ही सकते हैं। 8 राज्यों का एग्ज़ाम एक साथ होता है यहाँ पे, जैसे वेस्ट बंगाल हो या फिर दूसरे राज्यों का जो सेट का एग्ज़ाम होता है वो पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए होता है। बट यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जनसंख्या बहुत ही कम है, तो नॉर्थ ईस्ट के कुल जनसंख्या को मिला के शायद वेस्ट बंगाल का जनसंख्या बने। तो उस हिसाब से ये लोग क्या करते हैं कि जो एग्ज़ाम है 8 स्टेट्स का एग्ज़ाम एक साथ लिया जाता है। और आप लोग चाहे तो कोई भी स्टेट में आप ये आवेदन कर सकते हैं कि आप चाहे तो वो मणिपुर में भी दे सकते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में। तो इसीलिए मैंने जो है मेरे स्टेट से वो सिक्किम ज़्यादा करीब है और गैंगटॉक शहर में पहले भी जा चुका था, तो इसीलिए मैंने उस गैंगटॉक शहर को चुना ताकि एग्ज़ाम देने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग चाहे तो किसी भी स्टेट में, मतलब 8 राज्यों में से कोई भी एक राज्य में जाके इस एग्ज़ाम पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बाहर से भी, राज्य से भी लोग आते हैं, मैंने देखा जनरली बंगालीज तो ज़्यादा ही जा रहे हैं वहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अगर वहाँ जाएंगे तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम आप दे के आएंगे, वहाँ पे आपका अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मिले चाहे ना मिले वो तो अलग बात है, और ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगले दिन मैं यहाँ का क्वेश्चन जो है पेपर 2 भी लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।